दोस्तों इस क्लास में बीपीएससी TRE 3 का जो 9th 10th टीचर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है सोशल साइंस जो आया था, सोशल साइंस में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे, इतिहास के जो क्वेश्चन आए थे उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस तरह से आया था, दूसरा किस टॉपिक से आया था, दूसरा किस लेवल से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा हमें क्वेश्चन तो आता ही आता है, हम उसे सॉल्व करते हैं और हाँ इसमें हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसके आसपास के क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा और हाँ हमें कमेंट जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को किस ऐतिहासिक चरण में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है प्राक इतिहास, ऑप्शन बी है आद्य इतिहास, ऑप्शन सी है इतिहास, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, आद्य इतिहास जो है इसको हड़प्पा सभ्यता को आद्य इतिहास में रखा जाता है। थोड़ा सा हम समझते हैं, देखिए पूरे इतिहास को इन पार्टों में हम बांट लेते हैं। एक प्राक इतिहास, दूसरा आद्य इतिहास, तीसरा इतिहास, यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। जो प्राक इतिहास है उसमें जब से मानव पृथ्वी पर आया, यानी 20 लाख साल पहले से, कहीं कहीं जो है 5 लाख साल पहले से मानव का इतिहास हम पढ़ते हैं 1000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक जो है। जब से मानव सभ्यता 20 लाख साल की बात करें एनसीईआरटी में है, 5 लाख साल पहले भी किताबों में है से, तो इसको हम पढ़ते हैं प्राक इतिहास में। इतनी बात समझ गए। अब एक बात और है कि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। जो प्री हिस्ट्री है, जो प्राक इतिहास है, उसमें लेखन कला का कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी मानव जो है लिखना नहीं सीखा था। अब हम चलते हैं आद्य इतिहास को समझते हैं, प्रोटो हिस्ट्री। इसमें क्या हुआ था, इसमें लेखन कला का विकास हो गया था लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। इसमें हम रखते हैं हड़प्पा सभ्यता को, सभ्यता को और वैदिक सभ्यता। अब आप सोच रहे होंगे हड़प्पा सभ्यता को क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता में लेखन कला का विकास तो हो गया था लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। वैदिक सभ्यता, आपके दिमाग में बात होगी कि वेदों को क्यों रखा गया है, वेदों को तो हम पढ़ पा रहे हैं। देखिए वेद पहले सुन सुन के याद किए जाते थे, यानी मौखिक था, इन्हें हम श्रुतियां कहते हैं। इसका जो है संकलन बाद में किया गया, बहुत बाद में। ठीक है, तो जो इसका टाइम पीरियड है वेद का, उस समय वेद को लिखा नहीं गया था। और हड़प्पा सभ्यता में तो आपको मालूम है कि इसकी स्क्रिप्ट, इसकी भाषा हम पढ़ ही नहीं पाए हैं अभी तक। तो इन दोनों को जो है हम आद्य इतिहास में रखते हैं, यानी लेखन का विकास तो हो गया था लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए, यानी हमारे वो किसी काम का नहीं है। इतिहास की बात करें तो इसमें लेखन कला का विकास तो हो चुका था और हम इसको साक्ष्य के रूप में उपयोग भी कर पाते हैं, इसको हम समझ पाते हैं। ओके, तो इस तरह से प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में हम इसे डिवाइड करते हैं। एक बात और जान लेते हैं यहाँ पर, जो प्री हिस्ट्री है, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था। जॉन लुबाक को भी आप जानते रहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन ए है रवि, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है दासक,
ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सी, दास नदी पर। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर कहाँ पर है ये? दक्षिणी बलूचिस्तान में, यानी पाकिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में। नदी कौन सी है? तो दास्क नदी। यहीं पर जो है दक्षिणी बलूचिस्तान में आपको सुतका गेंडोर मिल जाएगा। और ये सबसे पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी स्थल पूरे हड़प्पा सभ्यता का। इसके पश्चिम में कोई और स्थल नहीं मिला है। ठीक है, ये बात आप जानते रहिए। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पूर्वी स्थल का नाम क्या है? तो आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर, गिरपुर। ठीक, कहाँ है ये यूपी में है, मेरठ में है, मेरठ में है ये। और यह किस नदी पर है? तो हिंडन नदी पर है, हिंडन, आप जानते रहिए। अब एक प्रश्न और आता है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन है? तो उत्तरी स्थल है मांडा। इस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और सबसे दक्षिणी स्थल कौन है? तो है दायमाबाद। किस नदी पर है? तो ये प्रवरा नदी पर है, प्रवरा, जो गोदावरी की सहायक रिवर है। कभी कभी ऑप्शन में प्रवरा ना होकर गोदावरी दिया होता है, तो गोदावरी भी सही हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में है ये। और ये मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। इस तरह से सुतका गेंडोर हो गया पश्चिमी स्थल, आलमगीरपुर पूर्वी स्थल, मांडा उत्तरी स्थल, और दायमाबाद दक्षिणी स्थल। अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात कर लें तो पूरा हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है बहुत बड़ा है। जो उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई है वो 1400 किलोमीटर वाला क्षेत्र है। मतलब कि इतने बड़े क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। पश्चिम से पूर्व की बात करें तो 1600 किलोमीटर का विस्तार है, यानी ये विस्तार थोड़ा ज़्यादा है, 200 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक, कभी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बात समझ गए? आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी स्थल हुलास भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से किसी भी राज्य में हुलास स्थित नहीं है। हुलास कहाँ स्थित है? तो हुलास यूपी के सहारनपुर में स्थित है, सहारनपुर जिले में स्थित है। इसकी खोज श्री शंकरनाथ ने की थी, ये आप जानते रहिए। और यह यमुना की सहायक हिंडन नदी पर स्थित है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है एंटीगोनस, ऑप्शन बी है एंटियोकस, ऑप्शन सी है सेंड्रोकोटस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सेंड्रोकोटस के नाम से जो है यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख हुआ है। यानी जो यूनानी साहित्य है उसमें जो है चंद्रगुप्त को मौर्य सेंड्रोकोटस मिलता है, सेंड्रोकोटस मिलता है। ये एंटीगोनस कौन है? तो एंटीगोनस जो है सिकंदर का सेनापति है। क्या है? सिकंदर का सेनापति। और एंटीओकस कौन है? तो ये सीरिया का शासक है। क्या है? सीरिया का शासक। इसको भी आप जानते रहिए।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यूनानी लेखक ने कहा कि एरियाना प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य को विवाह में दिया गया था? ऑप्शन ए है स्ट्रोबो, ऑप्शन बी है जस्टिस, ऑप्शन सी है प्लूटार्क, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्ट्रोबो। स्ट्रोबो ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह का वर्णन किया है और किसी ने नहीं किया। इस बात को आप जानते रहिए। चंद्रगुप्त का विवाह हुआ था, उसमें एरियाना का प्रदेश दिया गया था। स्ट्रोबो की बात करें तो यह यूनानी भूगोलवेत्ता है। क्या है? भूगोलवेत्ता, यानी भूगोल का जानकार है। इसने एक किताब लिखी जियोग्राफिका। जियोग्राफिका, इसको भी आप जानते रहिए। इसी जियोग्राफिका में भारत का वर्णन है। यह किताब 17 खंडों में लिखी गई है और 17 खंडों में से जो 15वां खंड है उसमें जो है भारत के बारे में इसने वर्णन किया है। भारत का भूगोल, भारत की नदियाँ, सिंधु नदी, गंगा नदी, जानवर, मौसम, कृषि, सामाजिक प्रथाओं का इसमें वर्णन है, जो 15वां खंड है उसी में। ओके, ये बात आप जानते रहिए। स्ट्रोबो कौन है? यूनानी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में बोध गया की यात्रा की? ऑप्शन ए है 8वें वर्ष, ऑप्शन बी है 9वें वर्ष, ऑप्शन सी है 10वें वर्ष, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 10वें वर्ष। अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। कब की थी? 260 ईसा पूर्व में। ओके, देखिए अशोक जब बोध गया गया तो वहां पर जो है बोधि वृक्ष की पूजा की। जो बोधि वृक्ष है वहीं पर है, उसकी पूजा की। वहां एक मंदिर बनवाया। एक छोटा सा शिलालेख भी वहां मिलता है इसका, बोध गया में। इसके अलावा जो है अशोक ने और भी यात्राएं की, धर्म यात्राएं की। उसमें 20वें वर्ष, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष वह जो है लुम्बिनी गया। आपसे पूछा जाता है लुम्बिनी की यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी गया तो वहाँ लुम्बिनी का जो गांव था उस पर टैक्स जो लगता था, जो कर लगता था, उसको माफ कर दिया था। अगर हम डेट की बात करें तो 249 ईसा पूर्व में यह यात्रा हुई। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस लघु शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया? ऑप्शन ए है भापरू शिलालेख में, ऑप्शन बी है गुरसरा, ऑप्शन सी है मास्की, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए भापरू। भापरू शिलालेख में ही इसने बुद्ध, धम्म और संघ में अपना विश्वास प्रकट किया था। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य प्रशासन में संग्रहण के अधीन कितने गांव आता था? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 10 गांव। संग्रहण के अधीन जो है 10 गांव आते थे। थोड़ा सा समय लेते हैं यहाँ पे। फिर सबसे ऊपर होता था प्रांत। प्रांत यानी राज्य, जिसे चक्र कहते हैं। चक्र, तो सबसे ऊपर क्या था? चक्र। उसके नीचे था मंडल। मंडल, मंडल का अधिकारी कहलाता था प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा या प्रादेशिक। प्रादेशिक दोनों नाम मिलता है, दोनों जानते रहिए मंडल स्तर पर। उसके नीचे होता था विषय या आहार। विषय या आहार, इसका जो अधिकारी होता था कहलाता था आहारपति। आहारपति। इसके नीचे होता था स्थानिक या स्थानिक। और यह जो है
800 गांव का समूह होता था। 800 का गांव जो है इसका समूह स्थानिक होता था। उसके नीचे बात करें तो द्रोणमुख होता था। द्रोणमुख, एक स्थानिक के नीचे दो द्रोणमुख होता था, यानी 400 गांव का समूह द्रोणमुख होता था। उसके नीचे हम देखें तो खारवटिक यह होता था, यह 200 गांव का समूह होता था। उसके नीचे बात करें तो संग्रहण, संग्रहण यहाँ पर जो है 10 गांव का समूह होता था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके नीचे गांव होता था। इस तरह से मौर्य प्रशासन को बांटा गया था। इससे जो है प्रशासन आराम से होता था, सही होता था। ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रांतों की बात करें, कुल 5 प्रांत मिलते हैं मौर्य पीरियड में। 5 प्रांत कौन कौन? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राज्य, कलिंग और प्राच्य। तो ये जो है 5 प्रांत में मिलते हैं और इसकी राजधानी भी आपसे पूछ लिया जाता है। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी भाई? तक्षशिला में थी। तक्षशिला, ये भी आप जानते रहिए। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। जो प्राच्य है उसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो तोसली थी, तोसली। और अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह थी उज्जैन महिष्मती, उज्जैन महिष्मती। ठीक है। इस तरह से आप जो है इसे नोट्स बना लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जरूर जाएंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 2 प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन हमें मिलता है। थोड़ा सा हम समझे तो अर्थशास्त्र में 2 प्रकार जो है वो है संस्था, संचरा। ये 2 प्रकार के गुप्तचर मिलते हैं। इसमें संस्था के जो गुप्तचर हैं वो एक स्थान पर रहकर गुप्तचरी का काम करते थे। संचरा के गुप्तचर जो है वो भ्रमण करते रहते थे, किसी एक स्थान पर नहीं रुकते थे। संस्था के गुप्तचरों को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कपाटिक, तापस, गृहपति, उदास्थित, उदास्थित। इन नामों से जो है जो संस्था के गुप्तचर थे उनको जानते हैं। वहीं संचरा के गुप्तचरों को हम तीक्षण के नाम से जानते हैं। तीक्षण या रसद या परिव्राजक, परिव्राजक। तो इन नामों से हम जो है इन गुप्तचरों को जानते हैं। इसमें और बात करें तो जो तपस होता था जो है तपस्वी होता था, तपस्वी। जो कपाटिक होता था वो विद्यार्थी होता था। तो इस तरह से जो है गुप्तचर व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में थी। लेकिन जो प्रकार था वो 2 ही था, संस्था या संचरा। संस्था और संचरा। ठीक है। संस्था मतलब एक ही स्थान पर रहने वाले, संचरा मतलब भ्रमण करने वाले। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी? ऑप्शन ए है लक्षणाध्यक्ष, ऑप्शन बी है सन्निधाता, ऑप्शन सी है रूप दर्शक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? रूप दर्शक। ये जो है
मौर्य काल में मुद्राओं का परीक्षण करता था। थोड़ा सा समझ लें अगर, तो देखिए जो दक्षिणाध्यक्ष था ये जो है टकसाल का अधीक्षक था। टकसाल जहाँ मुद्राएं बनती हैं उसको टकसाल कहते हैं। उसका अधीक्षक कौन था? तो दक्षिणाध्यक्ष था। सन्निधाता क्या था? सन्निधाता जो है ये कोषाध्यक्ष था। कोषाध्यक्ष था। ओके। और रूप दर्शक क्या था? ये तो आपको मालूम हो गया कि मुद्राओं का परीक्षण करता था। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य शासन में हिंदी के किस महीने से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था? ऑप्शन ए है चैत्रम, ऑप्शन बी है आषाढ़म, ऑप्शन सी है पुष्यमी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आषाढ़म, यानी जुलाई महीने से जो है वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था, जुलाई महीने। मौर्य काल में 354 दिन का एक वर्ष होता था, ये आप जानते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में किसने नागार्जुनी पहाड़ी पर कुछ गुहा विहार का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है दशरथ, ऑप्शन सी है संप्रीति, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दशरथ। दशरथ ने जो है नागार्जुनी पहाड़ी पर गुहा विहार बनवाए थे। दशरथ कौन था? तो ये अशोक के पोते थे। कौन था? अशोक के पोते। इन्होंने नागार्जुन की बराबर पहाड़ियों पर गुहा विहार बनवाए। ये पहाड़ियाँ गया से 24 किलोमीटर दूर है, यानी गया के पास है। और ये जो गुहा विहार बनवाए गए थे ये दिया गया था आजीवक संप्रदाय को। जीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था। इनमें कुल 3 गुफाएं हैं। इन गुहाओं का नाम भी हम देख लेते हैं। पहला है गोपी गुहा, दूसरा है वडथिका गुहा, वडथिका गुहा, तीसरा है वापीय गुहा। तो 3 गुहाओं के बारे में मिलता है जो आजीवक संप्रदाय को दान में दिया गया था दशरथ द्वारा। कैसे पता चला? तो इसमें देखिए सभी गुहा में शिलालेख और दानपत्र है दशरथ का। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि दशरथ ने ही ये गुहाएं बनवाई थी। ओके। इन गुहाओं को बनवाया कैसे गया था? तो पहाड़ियों को काट के बनवाया गया था, बढ़िया पालिश की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप जानते रहिए। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष का वर्णन करने वाला एहोल अभिलेख के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है रविकीर्ति, ऑप्शन बी है वत्स भट्टी, ऑप्शन सी है वासुल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए रविकीर्ति। रविकीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा था। ओके, तो थोड़ा सा इसमें हम समझ लेते हैं। ये एहोल अभिलेख कर्नाटक में है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में मेगुती जैन मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण है। मेगुती जैन मंदिर है, उसकी दीवार पर उत्कीर्ण है। यह अभिलेख जो है संस्कृत में है, संस्कृत में और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। इस बात को आप जानते रहिए। लिपि जो है वो कन्नड़ है, में लिखा गया है। इसमें जो है पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का वर्णन है। विजयों का वर्णन है पुलकेशिन द्वितीय के। इसमें लिखा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसमें जो है रविकीर्ति अपने आप को भारव और कालिदास जैसा कवि मानते हैं, के समतुल्य अपने आप को बताया है।
इस अभिलेख की खोज 1836 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी ने किया था। कॉलिन मैकेंजी। ये सभी बातें आप जो है जानते रहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन का सेनापति कौन था जिसने उसे सिंहासन रोहण हेतु उत्साहित किया था? ऑप्शन ए है सरभकेतु, ऑप्शन बी है सिंहनाद, ऑप्शन सी है हंसवेग, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, सिंहनाद। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए, सिंहनाद जो है वो हर्ष का प्रधान सेनापति था, प्रधान सेनापति, और इसी ने जो है सिंहासनारोहण में उत्साहित किया था हर्ष को। इसके अलावा और बात करें हम तो एक दो नाम और जान लेते हैं, जैसे अवंती। अवंती जो है वो विदेश सचिव थे, विदेश सचिव। भंडी का नाम आता है, भंडी। भंडी ये महामंत्री थे। माधवगुप्त ये हर्ष के सामंत थे। माधवगुप्त ये जो है हर्ष के सामंत थे। तो इस तरह से और भी जो अधिकारी हैं उनको आप जानते रहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी लेखक के अनुसार किस वर्ष हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए है 640 ईस्वी, ऑप्शन बी है 641 ईस्वी, ऑप्शन सी है 642 ईस्वी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 641। मातवालिन के अनुसार हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध राज की उपाधि धारण की थी। मगध राज की उपाधि धारण की थी। कौन सा चीनी लेखक था? मातवालिन, वेनसांग नहीं था। इस बात का ध्यान रखिएगा, कल को क्वेश्चन आ जाए कि किसने जो है मगध राज कहा है, तो मातवालिन ने कहा है। वेनसांग ने शिलादित्य कहा है, ये भी जानते रहिए। हर्ष को शिलादित्य नाम से संबोधित किया है, ये आप जानते रहिए। किसने? वेनसांग ने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनसांग के अनुसार हर्ष ने बिहार के किस स्थान पर एक पीतल का विहार बनवाया? हर्ष ने कहाँ पीतल का विहार बनवाया? वेनसांग के अनुसार बताना है। ऑप्शन ए है बोधगया, ऑप्शन बी है राजगीर, ऑप्शन सी है नालंदा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा नालंदा। नालंदा में जो है एक पीतल का विहार बनवाया था, ये वेनसांग ने कहा है। वेनसांग। वेनसांग की एक पुस्तक है सी यू की। इसी पुस्तक में ये पीतल के बिहार का वर्णन है। ये पीतल का कोई बिहार तो था नहीं नालंदा में, लेकिन जो है एक बिहार था जिसकी छत तांबे की बनी थी। छत वो है तांबे की बनी थी, इसी को पीतल का बिहार कहा जाने लगा। ये भी आप जानते रहिए, वेनसांग ने नालंदा में ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कितने महीनों तक वेनसांग नालंदा में ठहरा और अध्ययन किया? ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 28 वर्ष, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, वेनसांग जो है 629 ईस्वी में भारत आया था और 645 ईस्वी तक भारत में रहा। कुल 16 वर्षों तक भारत में रहा। उसमें से 5 वर्ष वह जो है नालंदा में रहा, 5 से 6 वर्ष, और अध्ययन किया उसने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 या 6 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है रामगुप्त, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। कुमार गुप्त ने की थी। इस बात को आप जानते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस चोल शासक ने सिंघल नरेश महेंद्र पंचम को उसकी धरती पर पराजित किया? ऑप्शन ए है राजराज प्रथम, ऑप्शन बी है राजराज द्वितीय, ऑप्शन सी है राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें सही उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम ने श्रीलंका के महेंद्र पंचम को हराया था, और श्रीलंका की राजधानी थी अनुराधापुरम, उसको जो है ध्वस्त कर दिया था। और राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या राजराज मंदिर का निर्माण करवाया। ये आप जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की? ऑप्शन ए है परांतक प्रथम, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रथम, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने राजेंद्र प्रथम ने बंगाल में एक अभियान दल भेजा था विक्रम चोल के नेतृत्व में, विक्रम चोल के नेतृत्व में। क्या करने के लिए भेजा था? गंगा जल लाने के लिए, गंगा जल लाने के लिए। और विक्रम चोल ने बंगाल को हराया। इस वजह से राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की, गंगईकोंड चोलपुरम। और तिरुचिरापल्ली में एक नई राजधानी की स्थापना की, तिरुचिरापल्ली में गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चोल शासक ने अपनी राजधानी में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी है राजराज प्रथम, ऑप्शन सी है कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम ने जो है एक राजराजेश्वर मंदिर यानी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अभी ऊपर हम बात कर चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस चोल शासक को समकालीन लेख में चोल नारायण कहा गया? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी है राजाधिराज प्रथम, ऑप्शन सी है राजराज प्रथम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजराज प्रथम ने चोल नारायण की उपाधि धारण की थी, चोल नारायण। ओके, और भी उपाधियां हम देख लें तो जयगोंड एक उपाधि थी राजराज की, तैलिंग कुलांतक एक उपाधि थी, कुलांतक। चोल मार्तंड पूछा जाता है आपसे, चोल मार्तंड। चोलेंद्र सिंह ये भी एक उपाधि थी। इस तरह से ढेर सारी उपाधियां हैं राजराज की, और आप लगभग उसमें से कुछ तो जरूर याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वप्रथम इल्तुतमिश को कहाँ का गवर्नर बनाया गया था? ऑप्शन ए है संभल, ऑप्शन बी है बदायूं, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बदायूं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और उसे पहले सर ए जानदार का पद दिया था, उसके बाद उसे बदायूं का इक़्तिदार बनाया गया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश बदायूं का इक़्तिदार था, और वह आगे जाके सुल्तान बनता है। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। इसने दिल्ली में बहुत से काम किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना, तुर्कों का समूह था चहलगानी, टका और जीतल चलाया। सब बातें हम अभी करेंगे।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यल्दौज को बुरी तरह पराजित किया और बंदी बना लिया? ऑप्शन ए है तरायन, ऑप्शन बी है चेनाब नदी के तट पर, ऑप्शन सी है सिंध, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तरायन। तरायन के तृतीय युद्ध में जो है यल्दौज को इल्तुतमिश ने हराया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इल्तुतमिश इल्तुतमिश को खरीदने में कुतुबुद्दीन ऐबक को कितना खर्च करना पड़ा था? ऑप्शन ए है 3 लाख चीतल, ऑप्शन बी है 2 लाख चीतल, ऑप्शन सी है 1 लाख चीतल, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 लाख चीतल। क्या बात है, देखिए इल्तुतमिश को पहले गजनी ले जाया गया और वहां बेचने का प्रयास किया गया, लेकिन मोहम्मद गोरी ने वहां बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि दाम अधिक मांग रहा था और मोहम्मद गोरी उतना दे नहीं पाया, तो उसे दिल्ली में बेचा गया लाके इल्तुतमिश को, और दिल्ली में 1 लाख चीतल देकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। ओके, और उसे सरे जानदार का पद दिया। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को मान्यता प्रदान की? ऑप्शन ए है 1226 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1227 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1229 ईस्वी, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1229 में। 1229 में बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद के खलीफा अल मुस्तिर अल मुस्तिर ने जो है 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को खिलयत प्रदान किया। खिलयत, और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया कि भाई जो है आपको वैध सुल्तान माना जा रहा है। इसी वजह से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वैध सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और सुल्तान ए आजम की उपाधि भी खलीफा ने दी थी इल्तुतमिश को, सुल्तान ए आजम, जानते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1197, 93 से स्टार्ट हुआ, 97 तक जाके कंप्लीट हुआ। यह जो है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद विजय के रूप में माना जाता है, इस बात को आप जानते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस अवधि को चालीसा का शासन काल माना जाता है? ऑप्शन ए है 1236 से 42 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1236 से 66 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1236 से 46 ईस्वी, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1236 से 1266 ईस्वी तक को चालीसा का शासनकाल माना जाता है। देखिए 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चालीसा ने सत्ता अपने हाथ में एक तरह से ले ली, नाम मात्र के सुल्तान थे। और बलबन जो कि चालीसा का ही एक सदस्य था, बलबन का शासनकाल स्टार्ट होने के पहले 1266 तक के काल को चालीसा का काल माना जाता है, क्योंकि इसी समय चालीसा ने शासन अपने हाथ में ले लिया था और सुल्तान कठपुतली के रूप में काम कर रहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुल्तान के अधीन नाइब ए ममलिकात का नया पद सृजित किया गया। ऑप्शन ए है रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन बी है मुइजुद्दीन बहराम शाह, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन मसूद शाह, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा मुइजुद्दीन बहराम शाह, ऑप्शन बी। मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय नाइब ए ममलिकात एक नया पद बनाया गया। यह पद इसलिए बनाया गया था कि सारी शक्तियां नायब ममलिकात के पास रहेंगी, सुल्तान केवल नाम मात्र का रहेगा। ठीक है, तो इसे आप जानते रहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम
नाइब ए ममलिकात कौन बना? ऑप्शन ए है मलिक जुनैदी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन बलबन, ऑप्शन सी है इख्तियारुद्दीन एतगीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इख्तियारुद्दीन एतगीन। यही जो है सबसे पहले नायब ए ममलिकात बना, इख्तियारुद्दीन एतगीन। किसने बनाया था हम अभी बात कर चुके हैं, मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय बना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गयासुद्दीन बलबन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए है बदरुद्दीन, ऑप्शन बी है बहाउद्दीन, ऑप्शन सी है शमसुद्दीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन ने द्वितीय इलबारी तुर्क की स्थापना की। द्वितीय इलबारी तुर्क, जो पहला इलबारी तुर्क था वो उसकी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, तो द्वितीय इलबारी तुर्क की स्थापना की थी बलबन। थोड़ा बलबन की उपाधियों को भी देख लेते हैं। जैसे उलुग खां, बलबन की उपाधि थी। नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई, ये भी बलबन की उपाधि थी। जिल्ले इलाही, इलाही, ये सब बलबन की उपाधियां थी। इसे आप जानते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइब ममलिकात के पद पर बलबन को हटाकर किसको बहाल किया गया था? ऑप्शन ए है किसलू खां, ऑप्शन बी है इमादुद्दीन रेहान, ऑप्शन सी है हैबत खान, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? इमादुद्दीन रेहान। इमादुद्दीन रेहान ये भारतीय मुसलमान था, भारतीय मुसलमान, और सत्ता ग्रहण करने का प्रयास इसने किया था। इसी को नायब ममलिकात का पद दिया गया बलबन को हटा के। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बलबन ने अपने सहधर्मी को आज्ञाकारी बनाने हेतु सिक्कों पर क्या खुदवाया? ऑप्शन ए है नासिर अमीर उल मोमिनीन, ऑप्शन बी है नाइब ए मोमिनीन, ऑप्शन सी है अमीर उल मोमिनीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अमीर उल मोमिनीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलबन ने सिक्कों पर अमीर उल मोमिनीन खुदवाया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ममलूक यानी दास वंश का, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है क्यूमर्स, ऑप्शन बी है बुगरा खां, ऑप्शन सी है कैकुबाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कैकुबाद, ऑप्शन सी। कैकुबाद 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक सुल्तान रहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजपूत शासक के दरबार में अकबर का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए है राणा संग्राम सिंह, ऑप्शन बी है राणा बीरसाल, ऑप्शन सी है राजा विक्रमजीत, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? राणा बीरसाल। राणा बीरसाल के दरबार में जो अमरकोट के राजा थे, अमरकोट के राजा थे, वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का, ठीक, जब हुमायूं जो है भाग रहा था तो यहीं पर उसने शरण लिया राणा बीरसाल के यहाँ, और यहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। बीरसाल को अमर साल के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप जानते रहिए। कब हुआ था अकबर का जन्म? तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर अकबर का राज्यारोहण हुआ था? ऑप्शन ए है थट्टा, ऑप्शन बी है पानीपत, ऑप्शन सी है कालानौर, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी कालानौर। कालानौर कहाँ है? पंजाब में है, और यहीं पर जो है मात्र 13 वर्ष 11 माह की उम्र में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। हुमायूं की मृत्यु हो गई थी उस समय। अकबर जो है वो कालानौर पंजाब में था, और वहीं पर इसका राज्याभिषेक किया गया। संरक्षक के रूप में बैरम खां थे, वो भी आप जानते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अकबर का अंतिम विजय किस पर था? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है सिंध, ऑप्शन सी है असीरगढ़, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? असीरगढ़। असीरगढ़ का किला था, इसको 1601 ईस्वी में अकबर ने जीत लिया था और यही अंतिम अभियान था। यहाँ के शासक थे मीरन बहादुर। ये आप जानते रहिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको जो है हराया था। और अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था? ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी है बुलंदशहर, ऑप्शन सी है अजमेर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया था अकबर ने? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। कब बनवाया था? तो 1571 ईस्वी में। क्यों बनवाया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ये आपके जो है सोशल साइंस के सभी क्वेश्चन हैं जो टीआरई 3 में पूछे गए थे। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए कि क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज पूछा गया है और स्पेसिफिक टॉपिक आप अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा डीप जाके पूछ लिया है लेकिन वो रिलेवेंट है, पूछा जाने लायक था इसलिए पूछा गया है। तो आप जो है एनसीईआरटी जो है इसे देख लीजिए। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड बुक जरूर आप पढ़िएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन कराते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम तक ढेर सारा क्वेश्चन कराएंगे और जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने लायक होंगे, कायदे के क्वेश्चन होंगे। तो आप जो है समझते रहिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिए।